हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमारे FYJC के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 5। तो पार्ट 4 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, उसमें हम लोग ने अलग अलग कॉन्सेप्ट देखा था। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग ईयर, जो कि आपके पेज नंबर 9 पे है। तो अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है? अब तक जो आपने ईयर सुना है, अपने कैलेंडर वाले ईयर में सुना होगा कि कोई भी ईयर जनवरी से चालू होकर दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। बट अकाउंटिंग के केस में केस कुछ अलग है। अकाउंटिंग में जो आपका ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च पे ख़त्म होता है। ऐसा क्यों ईयर दिया हुआ है, ये चीज़ें सारे देखेंगे हम इसके अंदर इस पर्टिकुलर वीडियो में। पहले देख लेते हैं अकाउंटिंग ईयर होता क्या है। इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ विच काउंट फॉर द मेंटेन एंड क्लोज बाय द प्रोप्राइटर, अर्लियर द प्रोप्राइटर वेयर फॉलोइंग एनी अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर। पहले जो अकाउंटिंग लोग थे, प्रोप्राइटर लोग थे, वो कैलेंडर ईयर यूज़ करते थे, यानी जनवरी से फरवरी तक। बट बाद में ये चीज़ें चेंज होके अप्रैल टू 31 मार्च तक चले गई। 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एंड कब होता है? 31 मार्च। ये वर्ड को आप, ये पर्टिकुलर चीज़ को, डेट को आप अंडरलाइन कर लो। At the end of the accounting year, proprietor has to prepare a trading account, profit and loss account and a balance sheet। जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया था, कोई भी अकाउंट का एंड फाइनल अकाउंट होता है। तो फाइनल अकाउंट में आप ये तीनों के तीनों अकाउंट को बनाते हो जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में चीज़ें होती हैं। 31 मार्च जब आ जाता है, उस समय तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस तीनों चीज़ें बन जानी चाहिए। आगे देख लेते ट्रेडिंग कंसर्न और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होता है। ट्रेडिंग कंसर्न है बिजनेस कंसर्न एस्टैब्लिशेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग अ गुड्स नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। जब आप कोई भी बिजनेस डालते हो और आपके दिमाग में एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, तो उस चीज़ को ट्रेडिंग कंसर्न बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप कोई बिजनेस करो और आपका ऑब्जेक्टिव रहे कि आपको प्रॉफिट कमाना है, तो उसे ट्रेडिंग कंसर्न बोल सकते हो। सेकेंड है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट। ऑब्वियसली वर्ड से पता चल जाता है, इस पर्टिकुलर हेडलाइन से पता चल जाता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरह से सोशल वर्क कर ले, सोसाइटी और समाज के लिए कुछ अच्छा कर ले, रेंडरिंग अ सर्विस फॉर फ्री में लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर दे। तो जैसे बहुत सारे स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। आगे आपका 1.7.8 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, जिसका नाम है गुडविल। गुडविल होता क्या है? गुडविल एक वर्ड में मैं बोलूँ तो ये होता है रेपुटेशन। आपकी कंपनी का कितना नाम है मार्केट के अंदर, उस चीज़ को गुडविल बोला जाता है। प्लीज़ जिन बच्चों को इंग्लिश में न याद रहेगा वो हिंदी में इस चीज़ को लिख लें अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। गुडविल मे बी डिस्क्राइब एज एग्रीगेट ऑफ दोस इंटेंजिबल एट्रीब्यूट ऑफ अ बिजनेस विच कंट्रीब्यूट टू अ सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी ओवरऑल नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहली बात तो ये एक इंटेंजिबल असेट है आपका, क्योंकि किसी का नाम और किसी का रेपुटेशन इंटेंजिबल होगा, मीन्स वी कैन नॉट टच इट, वी जस्ट फील इट। कोई चीज़ को हम छू ना पाए तो उस चीज़ को इंटेंजिबल बोला जाता है। तो इस हिसाब से गुडविल क्या हुआ? इंटेंजिबल हुआ। हम उसे फील कर सकते हैं, बस उसे हम छू नहीं सकते। लेकिन ये आपके बिजनेस का एक ऐसा एट्रीब्यूट है, एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा इंटेंजिबल एट्रीब्यूट है, एक ऐसा इंटेंजिबल फीचर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है आपके बिजनेस को एक अच्छी अर्निंग कैपेसिटी दिलाता है, आपके बिजनेस को अच्छा पैसा कमाने में हेल्प करता है। It may be arise from such a attribute as a favorable location, ability of skill of an employee। अब एक अच्छा लोकेशन होगा, एक अपने एम्प्लॉय की अच्छी स्किल होगी, अच्छा मैनेजमेंट होगा, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट देते रहोगे, ये सारी चीज़ें आपके गुडविल को बढ़ाता है, ये सारी चीज़ें आपके रेपुटेशन को बढ़ाता है। गुडविल इज अ रेपुटेशन, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट। 2 लाइन लिखा है, आप उसे अंडरलाइन करके याद रख सकते हैं। आगे है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस? When selling price of a good is more than cost price। जब आप कोई चीज़ बेचते हो, आपने खरीदा था उससे महंगे में, यानी कोई चीज़ अगर 10,000 का खरीद कर 15 का बेचोगे तो ऑब्वियसली उस चीज़ में प्रॉफिट होगा, तो उस चीज़ को प्रॉफिट बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ़ अ गुड्स आर सोल्ड गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000, कोई चीज़ 50,000 का आपने बेचा और 30,000 का लाए, तो 20,000 का वो चीज़ में प्रॉफिट आप कमा सकते हो। लॉस क्या होता है?
लॉस आप लोगों को पता होगा, कोई चीज़ आपने 10,000 में खरीदा और 5,000 में बेच दिया, यानी 5,000 का लॉस हो गया। इनकम क्या होता है? इट इज़ अ रेवेन्यू अराइजिंग एट अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इनकम कभी प्रॉफिट नहीं होता, आपने टोटल कितना पैसा कमाया उस चीज़ को हम इनकम बोल सकते हैं। उसमें से कोई भी चीज़ अभी माइनस नहीं की गई है, पूरा का पूरा अमाउंट उसे इनकम बोला जाता है। रेवेन्यू क्या होता है? इट इज़ अ इनकम दैट बिजनेस हैज़ फ्रॉम अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई चीज़ बेच के, गुड्स एंड सर्विसेज बेच के आप पैसे कमाते हो तो उस चीज़ को आप रेवेन्यू बोल सकते हो। आई होप सभी लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस और रेवेन्यू ये चीज़ें समझ में आई होंगी। काफ़ी इजी है ये चीज़, आपको पहले से ये चीज़ें पता होंगी। आगे देख लेते हैं असेट लायबिलिटी नेटवर्थ होता क्या है, क्योंकि असेट लायबिलिटी के बारे में तो आपको अच्छी तरह से पता ही होना चाहिए। बीइंग अकाउंटेंट स्टूडेंट, अकाउंट स्टूडेंट जो कॉमर्स स्टूडेंट है, आपको पता होना चाहिए। एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड एट द मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड अ एसेट। कोई भी फिजिकल चीज़ जिसे आप छू सकते हो, जो आपकी है, जो आपको प्रॉफिट देगी, उस चीज़ को हम असेट बोल सकते हैं। जैसे मशीन हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है असेट के। द ओनरशिप ऑफ एसेट मस्ट बी विद द बिजनेस यूनिट। ओनरशिप बिजनेस के पास होनी चाहिए, उसकी मालिकाना हक। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। गुडविल भी आपका एक तरीके का असेट है, गुडविल के बारे में आपको मैंने बता दिया है। टाइप ऑफ एसेट क्या होता है? या तो वो फिक्स एसेट होगा या तो वो करंट एसेट होगा। फिक्स एसेट क्या होता है? जो एसेट आपके बिजनेस के अंदर 1 साल से ज़्यादा या लंबे समय के लिए रहे तो उसे फिक्स एसेट बोला जाता है। जैसे मशीन, ऐसा नहीं है कि आप आज ला रहे हो कल अपनी मशीन उठा के बेच दोगे। फर्नीचर आज ला रहे हो कल बेच दोगे, ऐसा नहीं होता। आप लंबे समय के लिए कोई सामान रखोगे अपने पास एज अ एसेट तो उसे फिक्स एसेट बोला जाता है। तो करंट एसेट क्या होगा? असेट विच आर हेल्ड इन अ बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। कोई ऐसी चीज जिससे आप इजीली कैश में किसी भी वक्त कन्वर्ट कर सकते हो, उसे करंट एसेट बोला जाता है। जैसे किसी बंदे ने आपका बकाये का बिल दे दिया, पैसा दे दिया, तो उस चीज को आप क्या बोल सकते हो? करंट एसेट। एग्जाम्पल क्या है? डेटर, आपसे जिसने उधार लिया वो आपका एसेट है, यानी आप फ्यूचर में आपको पैसे मिलने वाले हैं। बिल रिसीवेबल, कोई बिल आपको लेना है यानी पैसे लेने हैं, बिल रिसीवेबल। आपके हाथ का पैसा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये सब क्या है? करंट एसेट है। अंडरलाइन कर लो। सी क्या है? फिक्टिशियस एसेट। एसेट आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द टेंजिबल पोजीशन। टेंजिबल पोजीशन वाली चीज़ ना हो अगर तो उसे हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। दे आर द इमेजिनरी एसेट बट डज नॉट हैव एनी रिलीजेबल वैल्यू। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टीजमेंट। आपने एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा पे कर दिया, अब अगले 4 साल आपने जो एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा किया उससे आपका प्रोडक्ट तो बिकेगा, आपका फायदा तो हो रहा है, मगर वो दिखेगा नहीं कहीं पे, मतलब आप दिखा नहीं सकते वो चीज़ को कि आप एडवर्टीजमेंट से कमा रहे हो सकता है कोई और कारण हो। तो ये एक ऐसा एसेट है जो एसेट तो होता है बट दिखता नहीं है, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। आगे लाइबिलिटी को देख लेते हैं। लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी पेबल बाय द बिजनेस टू द अदर नोन एज लाइबिलिटी। जो चीज़ आपको किसी और को भरना है वो चीज़ को लाइबिलिटी बोलते हैं, जिससे मैंने बोला था क्या? कर्ज। इट इज़ अ डेप्ट और अमाउंट ड्यू फॉर बिजनेस, ये एक तरीके का उधार है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या क्या दिया है? जब आपने लोन ले लिया और आपके जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जिनसे हम सामान लेते हैं हमको फ्यूचर में पैसा देना होता है, उसको क्रेडिटर बोला जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी आपके बैंक में जितना पैसा है उससे ज़्यादा आपने विड्रॉ करा लिया, करंट अकाउंट होल्डर को ये चीज़ मिलती है सिर्फ, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। जैसे 10 लाख आपके बैंक में, आपने 15 लाख का किसी को चेक दे दिया तो बैंक 5 लाख अपने तरफ से डाल के वो चेक पूरा कर देगी, उसको ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो आपका खर्चा है जो फ्यूचर में होने वाला है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में खर्चा होने वाला है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज़। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी में भी वही है, फिक्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। फिक्स लाइबिलिटी में क्या आएगा? सिक्योर्ड लोन हो गया, लोन टर्म हो गया, जितने भी प्रकार के लोन है जो 1 साल से ज़्यादा के लोन है उन सभी लोगों को आप क्या कर सकते हो? फिक्स लाइबिलिटी में डाल सकते हो। तब वो हिसाब से करंट लाइबिलिटी क्या होगा? जैसे वहाँ पे डेटर था तो यहाँ पे क्रेडिटर आएगा, वहाँ पे बिल रिसीवेबल था एसेट में तो यहाँ पे बिल पेएबल आएगा। आप एकदम बेसिक अपोजिट इसका वर्ड्स याद रख सकते हो ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल। क्या होता है?
टोटल इक्विटी माइनस क्रेडिटर इक्विटी। देख लेते हैं नेटवर्थ क्या होता है। अमाउंट फंड प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो चीज़ हम बिजनेस में डालते हैं उस चीज़ को कैपिटल बोला जाता है। और जो आपका टोटल जमा पूंजी जो होता है बिजनेस को, उस पूरी चीज़ों को अगर प्लस कर दिया जाए तो उसे हम नेटवर्थ बोल सकते हैं। आगे आपको एग्जांपल दिया हुआ है वैसे, इफ़ अ कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 4 लाख एंड ए क्रेडिटर 2 लाख। कैपिटल आपने 4 लाख का है और आपके जो क्रेडिटर हैं वो 2 लाख हैं, तो आपका टोटल इक्विटी एसेट कितना हो जाएगा 6 लाख का। फिर इफ टोटल 1.5 लाख एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितना है 50,000, तो आप क्या करोगे, क्रेडिटर इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। अपने एसेट में से अपना डाला गया पैसे को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिटर का इक्विटी आ जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए चीज़ें दी गई है। आप ज़्यादातर ध्यान आपके कॉन्सेप्ट पे दो, ना कि इस पे दो। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी देख रहे थे क्या होता है। A liability which may be arises in future depend upon a happening or non-happening of certain event is called contingent liability। फ्यूचर में कोई घटना घटने के वजह से आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाए तो उसे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहा जाता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल, एज ए कंफर्म परफेक्ट लाइबिलिटी इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, देयरफॉर इट इज शोन नॉट शोन ऑन लाइबिलिटी साइड। ये जो लाइबिलिटी आपका, ये जो कर्ज क्रिएट होगा, ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई भी असर नहीं डालेगा, इसलिए इस चीज़ की एंट्री लाइबिलिटी साइड में नहीं होती है आपके अकाउंटिंग में। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है एग्जाम्पल इस कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का। अ वर्कर मेक अ क्लेम ऑफ अ कंपनसेशन 5,000 अगेंस्ट द बिजनेस एंड डिसीजन इज पेंडिंग इन अ कोर्ट, इट मे बी द फ्यूचर लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस हैपनिंग ऑफ द इवेंट कोर्ट वर्डिक्ट। किसी बंदे ने, किसी एक वर्कर ने 5,000 का केस डाल दिया कंपनी के ऊपर कि फ्यूचर में मुझे 5,000 रुपये कंपनी से चाहिए, तो ये जो क्या है, ये एक लॉस है फ्यूचर का। वो मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता। अगर कोर्ट का वर्डिक्ट आपके फेवर में आ गया तो आपका वो खर्चा नहीं होगा, तो इसलिए इसका एंट्री नहीं होता। मगर एक ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है और ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एज अ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो अभी के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज़ चालू होगा जिसके अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट आप जब देखोगे अगले पेज पे, पेज नंबर 12 एंड 13, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो अगला वीडियो प्लीज़ मिस मत करना। इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी एट होम।